Hello my dear friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC। फ्रेंड्स हम लोग CRPC पढ़ रहे हैं और CRPC में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और 6 में भी हमने A और B पार्ट को पढ़ लिया है। आज हम लोग C पार्ट अर्थात प्रोक्लेमिनेशन एंड अटैचमेंट उद्घोषणा और कुर्की को समझेंगे। हमने इसके पहले समन और वारंट को बहुत अच्छे से समझा है। तो आज का सेक्शन क्या होगा 82 से लेकर के 86 तक अर्थात 82 से लेकर के 86 तक। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 82 से। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि सेक्शन में क्योंकि नहीं लिखा है कहीं भी ये कि आपका जब भी प्रोक्लेमिनेशन होगा, आपका नहीं मतलब किसी व्यक्ति का जब भी उद्घोषणा की जाएगी किस बात के लिए, किसी भी बात के लिए, मुख्यतः फरार होने के लिए या फिर अब्सकॉन्डिंग पर्सन है, तो उसके पहले उसके लिए वारंट इशू किया गया होगा। जी हाँ, ये जनरल रूल है, याद रखिएगा, स्पेसिफिक नहीं। पहले भी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आप एक जनरल रूपरेखा खींचते हैं, उसके बाद उसमें एक्सेप्शन आता है, उसके बाद वो एक्सेप्शनल रूल आता है। तो मतलब एक सरल स्पष्टीकरण में क्या है ये कि जनरल रूल की पहले वारंट होना अनिवार्य है, देन आफ्टर प्रोक्लेमिनेशन है, उद्घोषणा है। ठीक है, सेक्शन 82 पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। प्रोक्लेमिनेशन ऑफ अ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealing himself, मतलब किसी कोर्ट को, किसी न्यायालय को यह विश्वास है कि जिसके लिए जिस किसी व्यक्ति के नाम से उसने एक वारंट इशू किया है वह व्यक्ति फरार है या खुद को छिपा रहा है, सो दैट वारंट कांट बी एग्जीक्यूटेड, कि वारंट जो है वो एग्जीक्यूट ना हो सके, उसका निष्पादन ना किया जा सके। सच कोर्ट में पब्लिश a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of such proclamation। देखिए, आपने क्या किया, किसी के नाम वारंट इशू किया एज अ मजिस्ट्रेट, ठीक, वह व्यक्ति फरार हो जाता है या फिर खुद को छुपा रहा है कि ये वारंट मेरे मतलब एग्जीक्यूट ना हो पाए, मैं गिरफ्तार ना किया जा सकूं, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, पुलिस वाले भाई साहब वापस आ जाएंगे कि सर वो मिला नहीं, वारंट इशू है, या फिर कुछ ही प्रकार से वहाँ उस केस में डिले हो रहा है, तो कोर्ट कहेगी कि इनका प्रोक्लेमिनेशन करो, उद्घोषणा करो कि आपके नाम से ये वारंट है या फिर आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ठीक है, उसके लिए वो एक स्पेसिफाइड टाइम इशू करेगी और स्पेसिफाइड प्लेस, जनरली वो कोर्ट उसी की होगी, है ना। चाहे तो कुछ और भी जगह पे या किसी और कोर्ट में बोल सकता है, जहाँ पे भी वो मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी कोर्ट इस्टेब्लिश कर रही हो, अगर कोर्ट ट्रांसफ़र होने का मामला है इन द मीन वाइल ऑफ द केस, है ना। तो इस प्रकार से, और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वो जो टाइम देगा, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को उसने अगर कोई क्या कहते हैं प्रोक्लेमिनेशन इशू किया है या प्रोक्लेमिनेशन पब्लिश किया है, सही वर्ड ये है, तो फिर 30 दिन के बाद की ही वो डेट रखेगा आपके हाजिर होने की कोर्ट में। ठीक है, यही कह रहा है कि स्पेसिफाइड नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग। फाइन। एंड सेकेंड क्लॉज में क्या कहता है, द प्रोक्लेमिनेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, पब्लिकली रीड, मतलब इस प्रकार से किया जाएगा कि बहुमत पढ़ सके, बहुसंख्यक लोग पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। किसी ऐसी प्लेस पे लगाया जाएगा, गांव के या विलेज के या टाउन के, जहाँ भी वो व्यक्ति रहता है, बेसिकली उसके निवास स्थान के उस मोहल्ले में, उस शहर में ऐसी जगहों पे लगाया जाएगा कि जहाँ से जनसाधारण कॉमन पर्सन देख सके। ठीक है, इट शैल बी फिक्स टू सॉरी, फर्स्ट वाले पॉइंट में ये है कि आपको रीड करके सुनाया जाएगा, मतलब कि बताया जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट में ये कहता है कि चस्पा किया जाएगा। हैदर मूवी का चस्पा नहीं, ये अलग है, चस्पा मतलब कि पेस्ट किया जाएगा। ठीक है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ से आपका आवागमन है, इस प्रकार से कि आपको वो दिख जाए और आपको ये सूचना प्राप्त हो जाए, ताकि आप ये आगे प्ली ना ले सके कि मुझे तो प्रोक्लेमिनेशन की जानकारी थी ही नहीं। ठीक है, अच्छा, सी पॉइंट कहता है, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स टू सम कंस्पिशियस प्लेस और पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, कोर्ट में भी उसकी एक प्रति चस्पा की जाएगी, पेस्ट की जाएगी कि भाई इनके नाम से प्रोक्लेमिनेशन है। द कोर्ट में ऑल्सो इफ थिंग्स डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी डेली न्यूज़पेपर में भी एक कॉपी को पब्लिश किया जा सकेगा कि भाई आप कहीं पेपर पढ़ रहे हो तो उसके द्वारा भी आओ,
अर्थात जुडिशरी पूरी कोशिश करेगी कि आपके नाम जो भी वारंट या फिर जो भी आपको कोर्ट में बुलावा किया गया है वो आप तक सूचित हो जाए, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए, यही कोर्ट का मकसद है। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रिटन प्रोक्लेमेशन होगा, अच्छी बात है। फिर फोर्थ क्लॉज में कुछ सेक्शंस दे रखे हैं जिन सेक्शंस का आईपीसी में मतलब है, जैसे कि 382 है और 392 थेफ्ट रॉबरी, ये सब ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आईपीसी में कौन सा सेक्शन क्या है। नहीं जानते तो रिवाइज कीजिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या रहा, वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर द फला सेक्शंस ऑफेंसिबल पनिशेबल अंडर दीज सेक्शन 302 304 एक्सेट्रा अप टू द 460, आप लोग बेरेक्ट से देख लीजिएगा। सच पर्सन फेल्स टू अपीयर इन द स्पेसिफाइड टाइम, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में इन उपयुक्त धाराओं के तहत नहीं आ पाता है तो क्या किया जाएगा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तब उसके बाद उसको उद्घोषित फरार या कुछ भी जिसको आप लीगल लैंग्वेज में समझते हो वो घोषित कर दिया जाएगा कि यह व्यक्ति फरार है। अच्छा, यहाँ पे एक बढ़िया पॉइंट, फरार है तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, भाई कोर्ट ने कह दिया कि ये व्यक्ति फरार है तो उसका कोई मतलब रहा, कुछ लीगल लैंग्वेज में मतलब तो होगा ना। देखिए उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट ये होगा कि जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में हमको क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन इस उद्घोषणा के पश्चात अर्थात प्रोक्लेमेशन के पश्चात वो जो 24 घंटे की शर्त है वो पूर्ण करना अति आवश्यक नहीं रह जाता या फिर आवश्यक नहीं रह जाता है। यही प्रभाव होता है किसी को किसी के फरार व्यक्ति उद्घोषित करने से। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था ये। ठीक है, जब भी जहाँ भी पकड़ा, अब अरे मतलब ले जा सकते हैं तो तुरंत ले जाइए, लेकिन ये नहीं कि जानबूझ के आप डिले करेंगे। लेकिन ये प्रोविज़न अब मैंडेटरी नहीं रहा कि उसको 24 घंटे के अंदर आप प्रस्तुत करें। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, शैल अप्लाई टू द डिक्लेरेशन मेड बाय द अंडर क्लॉज ऑफ प्रोक्लेमेशन पब्लिश, ये कोई मतलब नहीं है। आप अगर आपकी बेयर एक्ट में एक नोट लिखा है तो नोट का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट बिहाइंड 82 वाज टू सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, मतलब कि अब किसी को प्रोक्लेम्ड करने का मतलब क्या है कि जहाँ भी उसको पुलिस पाएगी पकड़ लेगी, बेटर है वो कोर्ट खुद आए, मतलब एनी हाउ उसकी प्रेजेंस कोर्ट में करवाना ज़रूरी है, यही 82 का मकसद रह जाता है। अच्छा, सेक्शन 83 में हम पढ़ते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति को हमने फरार घोषित कर दिया, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है द कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर 82 प्रीवियस सेक्शन, मतलब फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न, वो लिखित करेगा, लेखाबद्ध करेगा उस रीजन को जिस रीजन के तहत अभी अटैचमेंट करवा रहा है। ठीक, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, ये ध्यान रखिएगा जनरल रूल सामान्य नियम यही है कि पहले आपको उद्घोषित किया जाएगा कि आप फरार हैं, उसके पश्चात आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। कुछ लोग के मन में प्रश्न आया होगा, स्वाभाविक है, लेकिन जब मैं जनरल रूल कहता हूं तो उसका मतलब जनरल रूल होता है, एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। अब एक्सेप्शनल ये है कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साथ में किया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, ये हुआ एक्सेप्शन, जनरल रूल अलग है। ठीक है, अच्छी बात है। और किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे कि ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में डायरेक्ट, किस प्रॉपर्टी को हम अटैच कर सकते हैं, चल या अचल संपत्ति, तो आपको दोनों में होगा। ठीक है, और बोथ बिलोंगिंग टू द पर्सन प्रोक्लेम्ड, जो फरार व्यक्ति हुआ है उसकी सारी चीज़ों को आपको जब्त करना, मतलब जब्त करना क्या, कुर्की हिंदी में कहते हैं, है ना, अटैच कर लिया जाएगा। प्रोवाइडेड वेयर एट द टाइम ऑफ इशूइंग प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट, अगर एफिडेविट प्रस्तुत है वहाँ पे कोई उस फरार व्यक्ति की तरफ से, तो where at the time of the issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any property is about to remove or whole of the property। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है कि जिस व्यक्ति के नाम आपने प्रोक्लेमेशन किया उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया और कोई ऐसे एविडेंसेस हैं या फिर कोई एक ऐसा एफिडेविट है जिसके माध्यम से ये क्या कहते हैं निष्कर्ष निकाल सकती है कोर्ट कि ये व्यक्ति जिसके नाम प्रोक्लेमेशन हुआ है या जिसका प्रोक्लेमेशन हुआ है
वह अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, डिस्पोज मतलब बेच रहा है या एनी हाउ उस प्रॉपर्टी को अपने साथ नहीं रख रहा है, मतलब कि कोर्ट को विरक्त कर देगा कि वो कोर्ट उसको प्रॉपर्टी को कुर्की ना कर पाए इस प्रकार से, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, आइदर वो होली या फिर पार्टली कुछ भी करना चाह रहा हो तो कोर्ट साइमल्टेनियसली एक्सेप्शनल है, प्रोक्लेमिनेशन और अटैचमेंट दोनों एक साथ में कर सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट विच इज मेड and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by a district magistrate within whose district such property is issued। जस्ट फर्ज कीजिए कि लखनऊ के मजिस्ट्रेट ने उसकी यहाँ की संपत्ति को तो कुर्की कर सकता है, लेकिन बाहर की कुर्की को करवाना है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मतलब उसका इंडोर्समेंट होगा, उसकी सहमति से ही होगा, बगैर सहमति के नहीं होगा। इफ एनी प्रॉपर्टी, थर्ड क्लॉज है, इफ द प्रॉपर्टी ऑफर टू बी अटैच इज अ डेप्ट, ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी पे ऋण है या वो प्रॉपर्टी स्वयं एक ऋण है, इन दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। और द अदर प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी सीजर, अभिग्रहण कर ली जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा एक रिसीवर का, इन राइटिंग द प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, और वो प्रोक्लेम्ड पर्सन को नहीं दी जाएगी, बाई और ऑल एनी ऑफ द टू मेथड्स एज द कोर्ट लाइक्स। देखिए अगर वो प्रॉपर्टी, फ़र्ज कीजिए उसने बैंक से लोन लेकर के एक कारखाना तैयार किया था, ठीक है, फैक्ट्री डाली थी, अब वो प्रॉपर्टी तो डेप्ट पे है कि भैया क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से तो उसकी हुई नहीं क्योंकि उसने ऋण तो चुकाया नहीं है जो भी उसने क्रेडिट लिया था बैंक से, तो उस प्रॉपर्टी पे एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा जो उस प्रॉपर्टी को फलीभूत करेगा, फैक्ट्री है, सारा काम होगा, वहाँ से वो पैसा निकालते रहा जाएगा। रिसीवर अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अलग से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ CRPC के लिए नहीं, अलग से रिसीवर अपॉइंटमेंट पेपर में आता है, ठीक है। या फिर बाय एनी ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से आप प्रोक्लेम्ड पर्सन को ना दी जाए या फिर रिसीवर अपॉइंट किया जाए, दोनों में से किसी एक रास्ते को कोर्ट अपना लेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल एंड द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन केस ऑफ अ लैंड, अब अगर उस पर लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, अगर उस पर कलेक्टर जो है आपके यहाँ से लगान ले रहा है एनी हाउ या फिर टैक्स उठा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को अगर आपको सीज़ करना है, सीज़ करना मतलब कि उस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तो आपको कलेक्टर की सहमति से ही करना होगा, बगैर कलेक्टर की सहमति के आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसकी एग्रीकल्चरल लैंड हुआ तो, अगर उस पर टैक्स जाता है तो, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन इन द लैंड पेइंग शैल बी मेड थ्रू द कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड, जाहिर सी बात है उसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर करेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर आकर के नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ अ लाइव स्टॉक और इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर। अच्छा, यहाँ पे समझिए कोई चीज़ ऐसी है जो कि ख़राब हो सकती है, 10 ट्रक सेब हैं, संतरे हैं, केले हैं, कुछ भी हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं जो जीवन मर्रा के सामान हैं जो कि पेरिशेबल नेचर के हैं, दूध है, टैंकर का टैंकर खड़ा है, 4 दिन से वैलिडिटी, 4 दिन से ज़्यादा उनको नहीं रख सकते हैं, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इस प्रकार का कोई सामान है तो कोर्ट उसकी तुरंत देन एंड देयर सेल करवाएगी, क्योंकि भाई वो पेरिशेबल नेचर का है, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, अगर उसको स्टोर भी करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक, तो वो वाली सिचुएशन नहीं पालना चाहेगी कोर्ट। 6 कहता है द पावर एंड ड्यूटीज़, the power, duties and the liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those appointed in the CPC 1908। ठीक, मैंने कहा था कि आप रिसीवर का अपॉइंटमेंट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, CPC में है, ये आगे वही कह रहा है कि प्रोसेस वही होगा जैसे कि CPC में दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 84 की, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अच्छा, अगर किसी भी अटैचमेंट से, चाहे वो आपका रहा हो चाहे वो किसी और का रहा हो, अगर आपको आपत्ति है तो उसके बारे में आप ये 84 बताता है, क्या कहता है, इफ़ एनी क्लेम इज़ प्रिफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर 83 विद इन 6 months, ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 6 महीने के अंदर आपको अपना ऑब्जेक्शन डालना रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन।
जिस व्यक्ति को फरार घोषित किया गया है, ठीक है, उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति होगा, वो ये आके नहीं कह सकता कि सर मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई। ना ना ना, आपकी प्रॉपर्टी क्यों अटैच की गई? आप कोर्ट में नहीं आ रहे थे, आपकी प्रेजेंस थी, आपको बुलाया जा रहा था, क्यों थे, कहाँ गायब थे आप? तो इसलिए आपको क्या कहते हैं, हक नहीं दिया गया। हाँ, किसी और का इंटरेस्ट खराब हो रहा है तो वो कह सकता है, या किसी की प्रॉपर्टी गलत अटैच हो गई है, मतलब फरार व्यक्ति के अलावा किसी की प्रॉपर्टी हो गई बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट, एनी हाउ, ठीक। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तो वो अपना विद इन द 6 मंथ्स, चाहे वो किसी एक छोटी सी हिस्से के लिए हो या फिर फुल्ली प्रॉपर्टी के लिए, ऑब्जेक्शन या क्लेम डाल सकता है, ठीक है। फर्दर पढ़ते हैं। प्रोविजन में क्या लिखा रखा है? प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय द सबसेक्शन में द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर कंटिन्यूड बाय। अच्छा ठीक है, अगर वो क्लेमेंट जिसने ऑब्जेक्शन किया वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लीगल उत्तराधिकारी, मतलब कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, सॉरी हिंदी में पता नहीं ये कहते हैं कि नहीं, वो केस को कंटिन्यू रख सकते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी गलत अटैच हो गई है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट सीजीएम कुछ खासा है नहीं। थर्ड पॉइंट में आ जाइए। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड। उसी कोर्ट में कायदे से तो जाना चाहिए जहाँ जिस कोर्ट ने अटैच किया है, ठीक है, तो आप उसी कोर्ट में जाएंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउड। आपने ऑब्जेक्शन किया, आपकी प्रॉपर्टी, अच्छा ऑब्जेक्शन जैसे मान लीजिए आप होल या फिर कम पार्शियल, क्या कह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है? फर्ज कीजिए मेरी प्रॉपर्टी इस साइड में है, ठीक है, और मुझे राइट था कि एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू ही मैं अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच सकता हूं, तो ये बंदा भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर आपने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, ठीक है भाई, उस पर किसी भी प्रकार का काम वाम रोक दिया, तो मुझे कृपया आने जाने का रास्ता दें या फिर इसकी प्रॉपर्टी को छोड़ा जाए जिससे मेरा आवागमन भी सिद्ध हो सके। या फिर यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, सपोज कीजिए कि आपने उसने प्रॉपर्टी बेच दी थी जिसको आपने फरार घोषित किया है ना, 2 महीने बाद देने की बात कही थी कि 2 महीने बाद तुमको पोजेशन दूंगा, एक्सेट्रा, एनी हाउ द केस शुड बी। तो वो व्यक्ति भी किसी भी प्रकार से उसमें इंटरेस्ट, हित जनरेट होना चाहिए। वो एक भाग में भी हो सकता है, 10 एकड़ की ज़मीन है, 2 एकड़ में उसका कुछ फंस रहा हो, क्रेडिट दे रखा हो उसको, भाई डेप्ट हो, तो वो अपनी बात रख सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एनी पर्सन हुज ऑब्जेक्शन इज डिसअलाउड इन होल और पार्ट बाय इन द सेक्शन, ठीक है, किसी ने क्लेम किया, उसके ऑब्जेक्शंस को आपने डिसअलाउड कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द सच डिसअलाउडमेंट, ठीक है, अगर उसको अलाउ किया गया है तो उस तारीख से 1 साल के भीतर वह व्यक्ति एक केस इंस्टीट्यूट कर सकता है टू एस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स। अब ये सिविल सूट हो जाएगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बट द सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इन एनी ऑर्डर शैल बी द कंक्लूसिव। वह वाद संशय, किंतु वह आदेश ऐसे वाद से यदि कोई परिणाम हो के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। अब वो देखिए एक फ्रेश पूरा एक इंडिविजुअल सूट है, तो उसमें जो बात कह दी जाएगी वही बात को सत्य माना जाएगा, ठीक है। अभी अगर वो उसका क्लेम मान लिया जाता तो ये विद इन द सूट एक बात आई थी तो ये सेकेंडरी हो जाती, लेकिन एक फ्रेश सूट अपने आप में सिविल में मायने रखता है। सेक्शन 85 कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय या वापस करना, रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच, ठीक है। अब फर्ज कीजिए इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम पीरियड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम, कोर्ट ने टाइम स्पेसिफाइड किया था, उस समय सीमा के अंतर्गत वह व्यक्ति आ जाता है, शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग द प्रॉपर्टी, वो एक तब कोर्ट एक ऑर्डर कर सकती है कि इनकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए। अगर वो नहीं आता है दूसरे क्लॉज के तहत तो वो प्रॉपर्टी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड, पर स्टेट गवर्नमेंट उसको 6 महीने का वेट किए बगैर बेच नहीं सकती है। Until any claim preferred or objection in the section 84 has been disposed, अगर कोई क्लेम भी है तो उसको डिस्पोज किया जा चुका हो, ये नहीं कि प्रॉपर्टी आज हमने अटैच करवा दी कल बिचवा दी, ऐसा वाला काम नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, थर्ड क्लॉज क्या कहता है, इफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है इसलिए ऊपर ही ऊपर बता रहा हूँ, एमसीक्यू में आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, मेंस में तो यहाँ से मिलना भी नहीं है। If within 2 years from the date of the attachment, any person whose properties has been disposed by the state government appears voluntarily, अगर वो 2 साल के अंदर आ जाता है स्वेच्छा से, रीजनेबल ग्राउंड्स बताता है कि मैं क्यों नहीं कोर्ट के समक्ष आ पाया हूँ और उसकी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट ने बेच दी है, तो जो पैसा वगैरह मिला होगा वो उसको वापस कर दिया जाएगा। किंतु परंतु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लॉ पे स्टिक नहीं रहने का, रीजन डालने का। 2 साल बाद आता है तो जस्टिस क्या कहेगा कि भाई उसको देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। 2 साल बाद रीजनेबल ग्राउंड्स के साथ भी आप आते हो, क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, 2 साल बाद रीजनेबल ग्राउंड्स के साथ भी आप आते हो, आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आशा हाथ नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 2 साल बाद आएंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। सेक्शन 86 की बात करते हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी। एनी पर्सन जो सेक्शन 85 क्लॉज 3 के तहत मना कर दिया गया है, अगर वो 2 साल के अंतर्गत आया है तो वो अपील कर सकता है अपीलेट कोर्ट में। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो 2 साल बाद आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन 2 साल के अंदर आया है तब भी उसको कुछ नहीं मिला तो वो अपील में जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 86 में एक लाइन में ये खत्म कर दिया है। ठीक, सो दिस इज होल अबाउट द प्रोक्लेमिनेशन एंड अटैचमेंट। फर्दर वी विल डिस्कस द अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस. So thank you so much for watching this video and must subscribe and share the channel.